जय हिंद। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनटीपीसी के जो शिफ्ट 2 में 30 दिसंबर के दिन पूछा हुआ जितना भी मैथ का सवाल है सब हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी कराऊं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता चले। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं और पहला सवाल है कि एक आदमी 350 किलोमीटर की दूरी, जैसे कोई दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक तय करना है जो 350 किलोमीटर है। बोल रहा है कि दूरी जाते वक्त 70 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, जब वो गया तो 70 किलोमीटर प्रति आवर उसका चाल था, यानी उसका स्पीड था। बोल रहा है कि आते वक्त 50 किलोमीटर पर आवर की चाल कब हुआ, जब वो आया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बोल रहा है कि इसका औसत चाल, हाँ औसत चाल बताइए, औसत चाल। अब देखिए इसमें क्या है ना, दूरी सेम है, क्योंकि जितना दूरी उसको जाने में लगा उतना दूरी तो आने में भी लगा। तो जब दूरी सेम हो तो औसत चाल होता है 2xy बटा x प्लस y। समझ में आ गया। तो 2xy इक्वल टू 2 गुना 70 गुना 50 बटा 120। 70 और 50 120, 0 से 0 कट गया और 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, ये हो गया 35। तो हो गया आपका 5 25 और 17 175 बटा 3 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये फार्मूला सब लोग बोलते हैं कि भाई रट लो, ये फार्मूला जब दूरी सेम हो तो इसका औसत चाल यही होता है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये फार्मूला आया कैसे। तो चलिए अब बताते हैं इस फार्मूला को। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा तो आप काफ़ी आसानी तरीक़ा से सीख सकते हैं। एक चीज़ और इसमें है, मान लेते हैं 2 चाल दिया हुआ था, हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो उस शिफ्ट में पूछ दे कि 3 चाल, जैसे कि एक चाल से गया एक चाल से वापस आया। अब मान लेते हैं कि एक तीसरा चाल और हो, मतलब एक और चाल जो डिफरेंस चाल हो, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो जब चाल जो है 3 टाइप का हो, यानी x, y और z, उसमें क्या था, एक जो गया एक आया, लेकिन एक मान लेते हैं और हो, स्पीड उसका चेंज हो गया हो आते समय या जाते समय, तो उसका औसत चाल होगा, औसत चाल क्या होगा, 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। कब, जब डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस सेम कहने का मतलब दूरी समान, यानी दूरी आपका क्या हो, समान हो। ऐसा नहीं कि दूरी आपका डिफरेंस हो तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो चलिए हम पहले बनाते हैं कि कैसे। चलिए अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये फार्मूला आया तो आया कहाँ से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको रट लीजिए काम चल जाएगा, फार्मूला आया कहाँ से उससे तुमको क्या मतलब है। लेकिन मैथ में जब तक आप क्यों कैसे नहीं जानिएगा तब तक आपका सोल्यूशन जो है आसान नहीं होगा। ऐसे आप पढ़ के चला जाइएगा और रटिएगा, कब तक रटे रहिएगा। मैथ रटने की नहीं, समझने की चीज़ है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये d डिस्टेंस है, एगो जो गया उसका चाल है x किलोमीटर पर आवर, आया तो उसका चाल हो गया y किलोमीटर पर आवर। ई चाल से जा रहा है और इधर से ई चाल से इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय बेसिक फार्मूला है। अब यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन आपसे कोई पूछे कि बताइए कि समय बराबर क्या होगा, तो चाल को इधर फेंक देंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। अब देखिए, अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं डिस्टेंस को d से, टाइम को t से और चाल को s से। इसको कहते हैं स्पीड, इसको कहते हैं डिस्टेंस और इसको कहते हैं टाइम। इसको करते हैं d से डिनोट, इसको t से और इसको s से और इसको, हाँ हो तो गया, 3 ही तो होबे करता है। अब चलिए अब निकालेंगे औसत चाल। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, औसत चाल बराबर क्या होता है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा ये तरीका है और इससे आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आज के बाद कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा।
अब हमको निकालना है औसत चाल, एवरेज स्पीड। ये भी लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा एवरेज स्पीड की बात हो रही है। बोल रहा है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कहने का मतलब कि एगो दूरी जाने में एगो दूरी आने में, मतलब डी आप प्लस डी। तो यहाँ कुल दूरी हो गया, अब बटा कुल समय, यहाँ बटा दे दिए। अब कुल समय कह रहा है तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चाल तो है एगो एक्स एगो है वाई, तो दूरी हो गया एगो जानते समय एक्स, तो डी बटा एक्स। समय हो गया दूरी बटा चाल, तो दूरी डी माने थे तो चाल से भाग दे दिए, तो दूरी बटा चाल। अब प्लस फिर डिस्टेंस डी। अब फिर बोल रहा है यानी चाल जो है अब बदल गया, यानी वाई चाल। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 2D। ये हो गया एक्स वाई, इसका एलसीएम एक्स वाई। अब देखिए इसमें इससे भाग दिए तो वाई बचा, और डी में गुना किए तो डी वाई प्लस डी एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2D बटा डी से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई। देखिए डी से डी कट गया। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे, तो हो जाएगा आपका 2 बटा एक्स प्लस वाई। ई चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स वाई। देखिए तो फार्मूला आ गया एवरेज स्पीड का। तो यही होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला, एवरेज स्पीड बराबर 2xy बटा एक्स प्लस वाई। तो आपका समझ में आ गया ना बिल्कुल ये फार्मूला आया कहाँ से। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 45,000 रुपया में एक उत्पाद बेचता है, 45,000 रुपया में एक उत्पाद बेचता है और 10% का नुकसान करता है। तो 10% का नुकसान करता है, बोल रहा है कि 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस राशि में बेचना चाहिए। तो 115 से गुना। देखिए ये कट गया 9 से 5 बार में, अब गुना कर देंगे तो 0 0 25 का 5 हाथ में 2 और 5 2 7, अब 5। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अब ये कैसे आया थोड़ा सा समझिए। हम अगर एग्जाम सेंटर में रहते तो इसी तरह से बनाते। अब देखिए बोल रहा है कि 90% उसका सेलिंग प्राइस हो गया। कब? जब वो 10% का हानि मिलता है उसे। तो 10 यानी 100 रुपया का वस्तु था और 90 रुपया में वो बेच दिया, यानी 10% का उसको हानि हो गया। अब बोल रहा है कि हमको ना बेचना है 15% के लाभ पे, यानी 115 रुपया पे। तो कितना में बेचेंगे? तो ध्यान दीजिए कि 90% का जो वैल्यू है वो है 45,000। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 45,000 बटा 90। अब पूछ रहा है कि 15% लाभ, तो 115% का वैल्यू कितना होगा? 45,000 बटा 90 गुना 115। देखिए तो आपका सेम आ गया ना। लेकिन हम कैसे बनाते हैं, जो राशि दिया हुआ है यानी 45,000 रुपये, कब का राशि है? जब 10% का हानि हुआ। तो जब 10% का हानि होगा यानी 90 हुआ, तो 45,000 को कंपेयर कर दिए 90 से, हमको 15% लाभ चाहिए, तो 115 से गुना कर दिया, आपका निकल गया। तो इस तरह से आप शॉर्टली बना सकते हैं। और आपको अगर नहीं आता है शॉर्ट तो बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं, कोई टफ सवाल नहीं था। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 4,000 रुपया जो है निवेश कर रहा है, उस समय व दर बराबर। देखिए समय और दर क्या है? बराबर है। समय और दर बराबर है। बोलता है कि जिसके लिए वो निवेश करता है, सिंपल इंटरेस्ट 100 नहीं 1000 दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 1000, यानी हमको समय बताना है। कुछ कुछ का डाटा एडजेक्ट भी होता है, ठीक है। तो अब देखिए 4,000 रुपया क्या है? उसका प्रिंसिपल है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब ध्यान दीजिए यहाँ रेट और टाइम दोनों सेम है, तो इस रेट को हम टी मान सकते हैं ना। तो P इंटू टी का स्क्वायर, टी इंटू टी टी इंटू 100। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट है वो है आपका 1000। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मूलधन है 4,000, तो यहाँ पे हम 4,000 पुट कर दिए। 2 3। अब देखिए ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, तो यानी हो गया आपका टी स्क्वायर 40 स्क्वायर इक्वल टू 100। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बराबर इससे ही कट गया तो 25। तो टी बराबर हो गया आपका 5। तो टाइम भी हो गया 5 वर्ष, टाइम हो गया 5 वर्ष, और रेट भी हो जाएगा आपका 5%।
लेकिन अभी रेट नहीं पूछा है, सिर्फ समय ही पूछा है। तो चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल जो है काफ़ी बेहतरीन सवाल है, लेकिन उसका डाटा मेरे पास क्लियर नहीं आया है। सवाल है कि अगला सवाल है कि x माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, प्लस y माइनस जेड का क्यूब, अब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब। अब ये पूछा क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक बार जान लीजिए कि इस टाइप के कंडीशन में एक केस होता है, जैसे इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। चूँकि हमको ये एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया है तो हम आपको बिना मतलब का कोई डाटा दे करके क्यों बताएं, लेकिन इससे जो कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना, वो हम कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर बताएंगे, ताकि आपके एग्जाम में यदि वो कॉन्सेप्ट से सवाल आता है तो आप आसानी से बना देंगे। देखिए, जैसे इसको a माने, b माने, c माने, अगर इसको हम जोड़ देंगे a प्लस b प्लस c, अगर 0 आ जाता है तो क्या होता है ना, a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0, और इस माइनस 3abc को इधर भेज देंगे तो हो जाता है इक्वल टू 3abc। यानी मेरे हिसाब से यहीं पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको चेक करेंगे। तो इस तीनों को जोड़िए, तो देखिए x से x कट गया, y से y कट गया, और z से z कट गया। मतलब इस तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 0। जब 0 आएगा तो a क्यू, b क्यू और c क्यू का वैल्यू होगा 3abc। तो 3 a के जगह पे, b के जगह पे, c के जगह पे रख के आप बना सकते हैं। तो अगर ऐसा सवाल आपको अगले किसी भी एग्ज़ाम में मिलता है या किसी भी शिफ्ट में, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँ। लेकिन आपको यदि इसका एग्जैक्ट डाटा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो में ले लेंगे। तो अगला सवाल है कि दो संख्याओं का योग, मान लीजिए दो संख्या है, उसका योग है 16। अब बोलता है कि उन्हीं दो संख्याओं का अंतर जो है ना, x माइनस वाई कितना, 7.5। तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो x इंटू वाई का रेशियो पूछ रहा है, यानी दोनों संख्याओं का रेशियो पूछ रहा है। जब कभी भी ऐसा सवाल पूछे ना, तो एक बार जोड़ के 2 से भाग, तो 6 5 यहाँ पे हो गया 16 और 7 23.5, यानी जोड़ के 2 से भाग, और एक बार इसको घटा के 2 से भाग। तो एक बार जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो बड़ी संख्या, और घटा के 2 से भाग दीजिएगा तो छोटी संख्या। छोटी संख्या कैसे कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें से ही घट रहा है ना, तो ये जरूर ही बड़ा संख्या होगा। तो बड़ा संख्या x का वैल्यू, छोटी संख्या और y का वैल्यू। तो 23.5 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 11.75, ठीक है। और y का कितना हो जाएगा, y का कैसे निकालेंगे, तो 8.5 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4.25, ठीक है। अब ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्योंकि बट्टा में इसके भी 100 आएगा और इसके भी 100 आएगा, तो रेशियो में दोनों आपस में कट। इसको पहले 5 से काटिए, तो 5 से 2 बार में 10, 5 से 3 बार में 15, और 5 से 5 बार में 25। ये हो गया 5 से 8 बार में 40 और 5 बचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 से 4 बार में 20 और 7, फिर हो गया आपका 1 और 7, यानी 47:17 आया। तो कैसे इसको जोड़ के 2 से भाग दिए, कैसे घटा के 2 से भाग दिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। जब कभी भी दो संख्याओं का जोग और दो संख्याओं का अंतर पूछे, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए एक बार जोड़ के 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग। देखिए, अगर यहाँ पे जो है आपका साइन जो है वो क्या है, अलग अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो इससे ही कट गया। तो 2x बराबर कितना हो गया, 16 7 कितना होता है 23.5। देखिए, तो x बराबर 23.5/2 आया। तो एक बार जोड़ के 2 से भाग। यदि हम निकालेंगे y को, तो मान लेते हैं कि इसको हम घटा दिए, एक बार इसको हम घटाते हैं, घटाएंगे तो ये जो है आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कट गया, तो बच गया आपका 2y बराबर, ये भी माइनस हो गया, तो 16 में से 7 जाएगा तो 7.5, तो कितना होगा 8.5। देखिए, तो y बराबर कितना हुआ 8.5/2, यानी 4.25। अगर एक बार इसको हम जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो x और y का वैल्यू निकल जाता है। या आप इसको प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं, x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो सीधा याद रखिए कि एक बार जोड़ के 2 से भाग और एक बार घटा के 2 से भाग। तो बड़ी संख्या जोड़ के और छोटी संख्या घटा के। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अब अगला सवाल है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु का मतलब जिसका दो गो भुजा बराबर, और बोल रहा है जिसके समान भुजा है 5 सेंटीमीटर और आधार 8 है, यानी आधार जो है 8 है और ई 5 है और ई 5 है। आप इसमें हीरो का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हीरोज का फार्मूला क्या होता है, अगर ट्रायंगल निकालना हो तो आप ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हीरोज का फार्मूला लगाते हैं √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस का मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। तो ये हो गया 8 5 13 और 5 18/2 बराबर 9 आ गया। अब निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, यहाँ 9 हो गया, 9 में से एक साइड को घटाएंगे तो 4 हुआ, फिर 9 में से एक दूसरे साइड को घटाएंगे तो 9 गुना 4 भी होगा, और उसके बाद में सी एक साइड 8 है तो 9 गुना 1, 1 से गुना कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बताइए, ये हो गया आपका, बाहर निकालते हैं, 9 को निकालेंगे तो 3, 4 को निकालेंगे तो 2, फिर 3 और फिर 2 और फिर 3, तो 3 दूना 6 से 3 बार में 18, दूना 36, 3 18 का 8 हाथ में 1, 3 3 और 1 10, यानी 108 आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। आप हीरो के फार्मूला से भी लगा सकते हैं और यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको है हीरो का फार्मूला बेस्ट लगता है, क्योंकि इससे जो है किसी भी टाइप का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। हालांकि 2 खिलौने हैं, खिलौने की दर 990 प्रत्येक है। जैसे मान लीजिए 2 खिलौना है, 2 खिलौना, तो प्रत्येक का जो दाम है ना वो 990 रुपया है। और बोल रहा है मतलब एक खिलौना का 990 तो फिर दूसरा का भी 990। बोल रहा है कि एक पर 10% का लाभ और दूसरा पर 10% का हानि पे बेचा जाता है, तो समग्र देखिए 2 खिलौना है, 990 रुपया दाम है, तो एगो खिलौना पे 10% का लाभ कमा लिए और एगो खिलौना पे 10% का हानि कमा लिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस सवाल का आंसर 0% होता है, लाभ नहीं हानि। दोनों का दाम जब सेम है और एक पे 10% का लाभ एक पे 10% का हानि हो गया तो -10 ठीक है और +10, क्योंकि पहले हानि या लाभ तो हो गया आपका 0। लेकिन हम निकाले इसलिए कि किसी में भी पूछ देता है कि 20% का लाभ हुआ और 10% का हानि हुआ, तो अब बताइए कि कितना लाभ या हानि हुआ या कितना लाभ हुआ, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करें, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जब इसका दोनों का योग कितना होगा 18 1 1980 और इस दोनों का भी योग देखेंगे तो 1980 ही आएगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि मानक विचलन बराबर 5। देखिए मानक विचलन जो दिया हुआ है ना वो है 5, मानक विचलन जो है वो है 5। अब माध्य बराबर क्या है 20। तो पूछ रहा है वेरिएंस बताइए, वेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट। वेरिएंस का मतलब होता है प्रसरण, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि हमें वेरिएंस बताइए, तो हो जाएगा मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। इसका फार्मूला होता है जब मानक विचलन और माध्य दिया हुआ हो, इसका 2 फार्मूला होता है। एक किसी न किसी शिफ्ट में हमको सवाल मिला है तो उसमें हम आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। तो देखिए ये तो फिलहाल जानिए कि वेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो मानक विचलन हो गया 5, अब माध्य हो गया 20, आई हो गया 100, तो हो गया 20 से 5 बार में, यानी टोटल कितना हो गया 25। तो इसका वेरिएंस कितना हो गया, वेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट कितना आ गया, तो 25 आ गया। तो चलिए देखिए अगला सवाल है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो है 500 रुपया। बोल रहा है कि लाभ जो है वो कितना होना चाहिए, तो 8% का, आज छूट कितना मिल रहा है, तो 20% का। तो MP बताइए। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने वस्तु को 500 रुपये में खरीदा, बोलता है कि हमको 8% का लाभ भी चाहिए, हमको छूट भी देना है 20% का, तो आप MP बताइए। तो ध्यान दीजिएगा 500 रुपया में अगर 8% का लाभ कमाते हैं तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 500
40 हो जाएगा, क्योंकि 5 से गुना करेंगे 8 बार में तो 40, 540 रुपया में वो बेचेगा तो 8% का उसको लाभ चाहिए, लेकिन 20% का छूट भी देगा तो उसको मार्क प्राइस बताइए। तो ये 540 रुपया कब हुआ, जब 20% का छूट दिया, तब 20% का छूट दिए तो यानी 80 हो गया आपका। एक बार फिर से समझिए, मान लेते हैं कि छूट जो है वो आप दिए 20% का, ठीक है, तो आपका जो MP जो है वो कितना 100 है, अब 20% का छूट दिए तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आप वस्तु को बेच रहे हैं कितना, 540 रुपया में, कब, जब आपको 8% का लाभ हो रहा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक तरीका समझिए, 80 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है आपका, 540 है। आपसे पूछ रहा है कि MP बताइए, यानी 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक यूनिट आपसे पूछा 100 यूनिट का वैल्यू, तो क्या करेंगे, 540 अब बटा 80 करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। 100 यूनिट निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में। अब यहाँ पे तो कटने वाला है नहीं, हाँ कटेगा 2 से 2 बार में और 2 से 2 दूना 4 7 0 और फिर 2 से काटिए तो हो जाएगा आपका 1 3 और 5, 5 से 5 बार में 25 का 2 हाथ में 2 और 5 दिया 15 और 2 17 का 7 हाथ में 1, अब 5 और 1 6, 675 आपका आंसर आ गया। लेकिन हम जो है इसको एकदम बेसिक तरीका से नहीं करके डायरेक्ट ट्रिकली कैसे बना सकते हैं, तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। बोलता है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 है, लाभ हम 8% चाहिए, तब 500 रुपया कॉस्ट प्राइस था, तो यहाँ पे अगर क्रैमुल देखा जाए तो पूरा अपने आप में 100% होता है, 8% लाभ चाहिए तो 108 से गुना, ठीक है। अब बोलता है कि इसको बेचने, अब इसको 0 से 0 काट दिए तो हो गया आपका 540। अब बोलता है कि 80%, सॉरी आपसे बोलता है कि 20% का छूट चाहिए, कब, जब 8% का लाभ होता, 8% का लाभ हुआ तो 540 में बेचे, तब 20% का छूट हुआ तो इसका कंपेयर 80 से हमको चाहिए MP, मतलब 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए आपका आंसर बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो हम एक ही लाइन में इसको बना सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी इस चीज़ को नहीं सीखे अच्छा से, उसे ये बेसिक तरीका से ये बनाना चाहिए, क्योंकि इतना आसान सवाल है, यदि गलती होता है तो आपका स्कोर काफ़ी कम हो जाएगा और आपके पूरे एग्जाम का जो मेहनत है बर्बाद हो सकता है। अगला सवाल, और ये सवाल जो है काफ़ी मज़ेदार है। सवाल है कि दो संख्याओं का योग अंतर का 5 गुना है। देखिए दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई संख्या जो है वो अंतर का x माइनस वाई का क्या है, 5 गुना है। बोलता है कि दो संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या जो है 24 है। अच्छा तो y बराबर कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सबसे छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे हम 24 का वैल्यू पुट कर देंगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो x प्लस 24 अब 5 इंटू कितना हो गया, x माइनस 24। अब देखिए ये हो गया 5x अब माइनस 0 अब 12, ठीक है। ये हो गया x प्लस 24। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो कितना होगा, माइनस 4x, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 144, माइनस से माइनस कट गया तो 4 से 3 बार में और 4 से 6 बार में, यानी आपका x का जो वैल्यू है कितना आ गया, 36 आ गया, और y का वैल्यू तो 24 दिया हुआ ही है क्योंकि छोटी संख्या दिया हुआ था। अब देखिए अगला सवाल है कि संख्या का 4/3, मान लीजिए संख्या को x का जो है 4/3 उसी संख्या के 5/4 से, मान लीजिए उसी संख्या के 5/4 से 12 अधिक है तो संख्या क्या होगी। अच्छा 12 अधिक है तो आपसे पूछ रहा है इस संख्या मतलब x का वैल्यू क्या होगा। तब सीधा सिंपल क्या कीजिए, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16x और माइनस ये हो जाएगा आपका 15x बराबर 12। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 144, तो आपका आंसर निकल गया। बिल्कुल आसानी सवाल पूछ रहा है तो आप घबराए नहीं, पूरे क्वेश्चन को कोशिश करें कि हम सॉल्व करें। जो अच्छा स्टूडेंट होगा, थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा होगा, तो वो सब का सब क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, काफ़ी मज़ेदार सवाल है कि कंपनी में पुरुष और महिला का अनुपात, देखिए
मैन और वोमेन का अनुपात कितना है, 4:7 है। बोलता है कि 50 पुरुष और 100 महिला किसी और कंपनी में चले गए तो अनुपात 7:12 हो जाता है। पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब किसी कंपनी या किसी भी चीज़ में दूध या पानी के मिश्रण में भी यदि दोनों मिश्रण में से निकलता है या दोनों व्यक्ति निकलते हैं इस कंपनी में से, तो वहाँ पे इक्वेशन बनेगा। अगर कोई बोलता है कि हम थेथोलॉजी से इस टाइप से इसको याद कर लीजिए, तो उससे लाख गुना बेस्ट है इक्वेशन, वो कभी गलती ही नहीं होगा। और ऑप्शन आपके सामने हो तो इक्वेशन से आप आंसर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं इक्वेशन कैसे बनेगा। देखिए, बोल रहा है कि 50 पुरुष और 100 महिला, तो इसको मान लिया 4x, इसमें से 50 गो पुरुष महाराज चले गए और 7x में से 100 गो महिला चली गई, तो आपका रेशियो कितना हो गया, 7:12 हो गया। जब यहाँ से 100 गो महिला चली गई, जब यहाँ से 50 को करेंगे, तो आप इक्वेशन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो 12 चौका 48, 48x, आई हो गया 12 पचे 60 माइनस 600, आई हो गया आपका 7 से 7 बार में 49x माइनस 700। इस दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ गया और इसके दोनों का बीच का डिफरेंस 100, यानी x का वैल्यू 100 आ गया। ऐसा नहीं कि इसके बीच का डिफरेंस 1 आ गया तो हम 1 ले लिए, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए फिलहाल ये इधर जाएगा तो -x हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये -100 बचेगा, तो माइनस माइनस कट गया, 100 हो गया। तो x का वैल्यू 100, तो आपसे पूछ रहा है पुरुष का संख्या ना, तो 4x, तो 4 गुना 100 बराबर हो गया 400। तो इस तरह से सवाल, अगला सवाल है कि x का पावर 4 आप +1/x का पावर 4 बराबर 194। तब पूछ रहा है कि x³ आप +1/x³ क्या होगा। अब रिवर्स जब तक नहीं आइएगा, यानी आपको x + 1/x नहीं मिलेगा, तब तक इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा इसमें ट्राई करते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 194 आप +2। थोड़ा सा क्या किए हैं, इसको हम ऐसे, इसको स्क्वायर तोड़ के लिखिए, इसको ऐसे स्क्वायर तोड़ के लिख दिए, इधर 2 जोड़ दिए, इधर 2 जोड़ दिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, a² + b² + 2ab। 2ab कहने का मतलब कि x × 1/x हो जाता है, x² से x² कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 में 2 से कहने के 2 हो गया। तो ये कितना हो गया, 196 हो गया। और ये हो गया x² + 1/x² का होल स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर कट हटा तो इधर जाकर रूट हो गया, तो ये 14 का हो गया। तो मेरे कहने का मतलब कि इसमें 2 जोड़ के इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो गया, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। क्यूब निकालना होता है तो इसका क्या करेंगे, क्यूब अब -3 गुना 4, यानी हो गया (3 - 3a। जैसे ये पूरा है ना, इसका क्यूब x + 1/x का क्यूब -3 x + 1/x, कैंसर निकल जाएगा। तो 4 का क्यूब 64 -12, तो कितना हो गया आपका 5×2 यानी 52 हो गया। तो इस तरह से आप आंसर को निकाल सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि x और y का जो रेशियो है ना, वो 4:9 दिया हुआ है। 9x + 4y अनुपात 18x + 3y बराबर क्या होगा। अच्छा, इसको भी आप बाटा के रूप में लिख नहीं सकते हैं, x/y 4/9 लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 9x + 4y बटा 18x + 3y बराबर क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब बाटा के रूप में लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा समझिए, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 9 पुट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए 4 इसमें पुट किए तो 9 चौका 36 अब प्लस इधर 4 में क्या y पुट किए तो y का वैल्यू 9, यानी इधर भी 36। अब देखिए 18 चौका 72 अब प्लस 3 और y की जगह पे 9 यानी 27, जोड़िए तो 72, ये हो गया 9, ये हो गया 9। तो ये किससे कटेगा, तो 9 से 8 बार में और 9 से 11 बार में। तो ये (2 में है, मतलब रेशियो में, तो 8:11 आ गया। तो ये भी सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हमको x y का वैल्यू निकालेंगे तब पुट करेंगे, तो निकालोगे क्या, इसमें तो दिया हुआ है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं।
6,55,000 में क्या घटाया जाए, 6,55,000 में क्या घटाया जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। वाह, कितना अच्छा सवाल पूछा है कि इसमें आप क्या घटाइएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे सीधा। अब वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो आपका हो गया ये 2 इधर इधर 3 यानी 24 से करेंगे, यहाँ 24 तो हो जाएगा 576 और 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, ये हो गया आपका 55, हो गया आपका 8 4। अब क्या करेंगे, 3 से 4 3 12 नहीं लगेगा, 4 16 नहीं लगेगा, तो 5 चौका 20, 5 से संभवतः ट्राई करते हैं। तो 5 से 25 और 40 और 2 42 का 2 हाथ में 4 अब 5, वाह ये तो आ गया, बड़ा ही आसान से आ गया। 0 3 ये कट गया, यानी तो 30 क्या बच गया, 30 बचा शेष। अब शेष बचा तो यही ना घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब 655 में हम 30 घटा देंगे तो 6 लाख, जो 6,55,000 में 30 घटा दिए तो कितना होगा, 6,25,000। तो यही ना है आपका क्या, यही आपका पूर्ण वर्ग संख्या। जितना भी सवाल आया मेरे पास, मतलब लगभग सब सवाल आ ही गया है। एक आध दो सवाल हो सकता है मिस्टेक हुआ हो, या 1 2 सवाल नहीं पहुंच पाया मेरे पास किसी भी कारण बस। यहाँ देखिए श्रम की लागत, ये देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है। एक 2 क्वेश्चन और है श्रम की लागत। यहाँ देखिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ये है आपका ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय कितना है, 21.6। बड़ा ही कैलकुलेटिव सवाल आ रहा है इसका। सामग्री की लागत, ये जो है सामग्री की लागत, सामग्री की लागत, सामग्री की लागत कितना है, तो है 144। श्रम लागत यानी लेबर कॉस्ट, लेबर का जो कॉस्ट है वो कितना है, 181.12। और प्रत्यक्ष व्यय है 43 प्रत्यक्ष व्यय जो है वो कितना है, 43.2। अच्छा, कुल लागत है 96,000। कुल जो लागत है, कुल लागत वो कितना है, 96,000। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है श्रम की लागत। पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि श्रम की लागत बताइए। श्रम की लागत ध्यान दीजिएगा, वैल्यू होता है डिग्री में 360, तो 360 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं थोड़ा डाटा को। अब डाटा जैसा भी हो आप चेक कर लीजिए, अगर जोड़ करके 360 आ रहा है मतलब डाटा सही है, अगर नहीं आ रहा है तो डाटा गलत है। हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि कैसे बनेगा इस टाइप का सवाल। तो 9600 जो दिया हुआ है ना, वो 360 के लिए दिया, मतलब कुल डाटा के लिए। तो 360 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 96,000। 96,000 बोलता है कि श्रम की लागत, तो लेबर कॉस्ट जो है 181.12 है, तो 1 यूनिट का जब निकालेंगे तो होगा 96 पर 3 गो 0 बटा 360। और श्रम की लागत निकालना है मतलब लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं। लेबर कॉस्ट तो 96 पर 3 गो 0 360 और लेबर कॉस्ट 181.12। हमको नहीं लग रहा है कि ये डाटा सही होगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका लेबर कॉस्ट निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आप इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो टोटल है 96,000। अगर डिग्री में है तो इसका कंपेयर 360 से करेंगे, अगर परसेंट में है तो 100 से करेंगे, और जो पूछे उससे गुना करेंगे। पूछ रहा है कि लेबर कॉस्ट 181.12 से गुना। अच्छा, दूसरा सवाल है कि सामग्री की लागत और प्रत्यक्ष की लागत। देखिए ये पहला सवाल था, और दूसरा सवाल क्या है, दूसरा है कि सामग्री की लागत और प्रत्यक्ष लागत। तो ये हो गया आपका 96,000 बटा 360। बोलता है कि सामग्री की लागत और प्रत्यक्ष लागत। तो सामग्री की लागत इसमें कितना है, 144 प्लस प्रत्यक्ष लागत कितना है, प्रत्यक्ष हाँ यहाँ है 43.2 से गुना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से सारे सवाल को बना सकते हैं। बिल्कुल ही आसान सवाल पूछा गया है, और जितना भी शिफ्ट बचा हुआ है भाई सारा हम लेकर के आएंगे।
एक वीडियो के माध्यम से और पूरा शिफ्ट के थ्रू होगा। ऐसा नहीं कि सबको मिला करके फुल एनालिसिस नहीं, अलग अलग शिफ्ट वाइज होगा, ताकि आपको यदि प्रैक्टिस करना होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। जितना हो सके भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको समझ में आया वो भी बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं।